नमस्कार दोस्तों, प्रियंकास पॉलिटी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर इग्नू एमए सेकेंड ईयर का सिलेबस कवर कर रहे हैं। पेपर कोड जो है वो MPSC 001 है और इस बुक का नाम भारत और विश्व है। इसमें हम 7 यूनिट कवर कर चुके हैं। 8वीं जो हमारी यूनिट है उसका नाम है रूस, चीन और जापान, यानी कि जो भारत की विदेश नीति है इन 3 देशों के साथ कैसी है। आज इस यूनिट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 7 यूनिट कर चुके हैं, जिसमें 7th जो यूनिट है उसमें हमने देखा कि जो भारत की विदेश नीति है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ कैसी है। तो देखिए, ये जो वीडियोस हैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हालांकि इनका जो सिलेबस है, ये बुक्स है काफ़ी लेंथी है, लेकिन अगर आपको इनको ध्यान से पढ़ेंगे, इवन ये वीडियो भी ध्यान से सुन लेते हैं, तो आप देखेंगे कि इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन UGC नेट में आए हुए हैं। और जो स्टूडेंट्स इग्नू से MA कर रहे हैं और UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने सिलेबस के गो थ्रू होने के लिए ये वीडियोस आप फास्ट करके आराम से सुन सकते हैं। तो चलिए, आज की जो हमारी यूनिट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में है कि रूस, चीन और जापान विश्व की 3 बड़ी शक्तियां हैं, जिन्हें उनके भौगोलिक स्थिति के कारण एशियाई शक्ति भी माना जाता है। चीन और जापान तो पूरी तरह से एशियाई देश है, जबकि रूस यूरो एशियाई देश है, यानी इसका आधा पार्ट यूरोप में है और इसका जो मोस्टली जो पार्ट है वो एशियाई है। इन तीनों देशों का महत्व अमेरिका जैसा तो नहीं है, परंतु रूस के पास इतनी अधिक सैन्य क्षमता है कि वह अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। चीन भी हालांकि परमाणु शक्ति है, किंतु अमेरिका की तुलना में उसकी सैनिक शक्ति काफ़ी कम है। रूस और चीन शीत युद्ध के दौर में अमेरिका के विरोधी रहे। हालांकि 1970 के दशक में अमेरिका के साथ चीन की निकटता बढ़ गई, जबकि सोवियत संघ और चीन के बीच तनाव बना रहा। इसके विपरीत जापान लंबे समय से अमेरिका का मित्र रहा है। भारत के रूस के साथ गहरे रक्षा संबंध रहे हैं। चीन के साथ सामरिक और क्षेत्रीय समस्याएं रही हैं तथा जापान के साथ संबंधों में न तो कोई बड़ा तनाव रहा है और न ही बहुत गहरे रिश्ते रहे हैं। इस समय भारत रूस के साथ निकट संबंध बनाए रखना चाहता है, चीन के साथ संबंध सामान्य बनाना चाहता है और जापान के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है। इन तीनों देशों के साथ जो भारत के पड़ोस में हैं, संबंधों का विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि भारत और रूस के संबंध किस प्रकार के थे और फिलहाल किस प्रकार के हैं और किन सुधारों की जरूरत है। विश्व के आधुनिक मानचित्र पर रूस एक नया देश है जो लगभग 10 साल पुराना है। यह वास्तव में उस सोवियत संघ यानी कि USSR का प्रमुख उत्तराधिकारी है जो दिसंबर 1991 में विघटित हो गया था। रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान यानी कि वीटो अधिकार के साथ दिया गया, जो 1991 तक सोवियत संघ के पास था। रूस चूंकि सोवियत संघ की उपलब्धियों और देनदारियों के मुख्य हिस्से का उत्तराधिकारी रहा है, इसलिए भारत रूस संबंधों को भारत सोवियत संबंधों की पृष्ठभूमि में समझना होगा। ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्ति के बाद से शुरुआती वर्षों में सोवियत संघ के साथ भारत के जो संबंध है काफ़ी अच्छे नहीं रहे। सच तो यह है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शुरू में सोवियत संघ के प्रति शंकालु थे। सोवियत संघ ने भी नए नए स्वतंत्र देश भारत के साथ रिश्ते बनाने की इच्छा नहीं जताई, परंतु विश्व भर में महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता बढ़ने के कारण सोवियत संघ को भारत के साथ अपने रिश्तों पर पुनर्विचार करना पड़ा, जिसके बाद में गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को अपनाया गया। दूसरी तरफ भारत ने भी अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़ती दोस्ती को देखते हुए सोवियत संघ के साथ विशेष रूप से स्टालिन युग की समाप्ति पर अपने संबंधों पर फिर से विचार करने की जरूरत महसूस की। 1950 के दशक के मध्य तक भारत और सोवियत संघ के बीच निकट संबंधों के विकास का आधार तैयार हो गया। इस प्रवृत्ति को 1956 में काफ़ी बल मिला। 1956 में अपनी भारतीय यात्राओं के दौरान निकोलाई बुल्गागिन और एलेक्सी कोसिगन जैसे सोवियत नेताओं ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। भारत के लिए कश्मीर एक केंद्रीय सुरक्षा का मुद्दा था, इसलिए भारत के नेताओं ने सोवियत संघ के इस रुख का स्वागत किया। इसके जवाब में भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में सोवियत संघ के आधिपत्य वाले देश हंगरी के लोकतांत्रिक चुनाव की मांग के प्रस्ताव पर सोवियत संघ का समर्थन किया था, परंतु सोवियत संबंधों में अधिक मजबूती 1962 के भारत चीन युद्ध जो हुआ उसके बाद आई। चीनी आक्रमण के समय गुटनिरपेक्ष भारत के साथ सोवियत संघ के कोई सामरिक रिश्ते तो नहीं थे, परंतु तब तक सोवियत संघ और चीन के संबंधों में दरार जग जाहिर हो चुकी थी। अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी गुट द्वारा भारत को अपनी सैनिक क्षमता बढ़ाने के
लिए मदद देने से इनकार किए जाने पर भारत और सोवियत संघ के बीच औपचारिक सैनिक संबंध कायम हो गए। 1962 में दोनों देशों के बीच सैनिक तकनीकी सहयोग का एक कार्यक्रम शुरू करने पर सहमति हुई। भारत शीत युद्ध राजनीति के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। भारत के लिए सोवियत संघ के साथ यह करार 1962 की करारी हार के बाद सशस्त्र सेनाओं को आधुनिक जमाने की आवश्यकता और अर्थनीति पर आधारित एक वाणिज्य समझौता था। सोवियत संघ के साथ सैनिक समझौतों में वित्तीय रियायतों और उपकरणों के उत्पादन के लिए लाइसेंस देने का प्रावधान भी था। सैनिक साज सामान प्राप्त करने में अपनी दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता और सामरिक स्वायत्तता के आधार पर ही भारत ने सोवियत संघ के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया। दूसरे शब्दों में, भारत सोवियत गुट का सदस्य नहीं बना, वह तो सोवियत संघ से प्राप्त हथियारों को अपनी सामरिक स्वायत्तता विकसित करने के आधार के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। वास्तव में भारत की गुटनिरपेक्षता कुछ वर्ष बाद उस समय उजागर हुई जब 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान ताशकंद में सोवियत संघ की मध्यस्थता पर सहमत हो गया। 1960 के दशक तथा 1970 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में इस क्षेत्र की भौगोलिक राजनीति में आए भारी परिवर्तन के फलस्वरूप भारत सोवियत सुरक्षा सहयोग में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। पाकिस्तान की मदद से चीन के साथ संबंध सुधारने से के अमेरिका के सैनिक रवैये का भारत ने यह अर्थ निकाला कि इन तीनों देशों की नई शक्ति धुरी पनप रही है। उन्हीं दिनों पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल का भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध छिड़ने से पहले भारत ने अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ ऐतिहासिक शांति, मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगर हम जो नेट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इसमें ये क्वेश्चन साफ साफ है कि जो भारत और सोवियत संघ की जो मैत्री है वो कब हुई थी और जो इंडो पाक वॉर है कब हुआ था। अब दोनों 1971 में हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि पहले जो हमारे सोवियत भारत जो मैत्री संधि है वो पहले हुई, उसके बाद जो हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हमें इसको ध्यान से सुनना है। तो फिर क्या हुआ, तब से दोनों देशों के बीच ऐसा आपसी विश्वास और सहयोग विकसित हो गया जो सोवियत संघ के विघटन तक बहुत ही ठोस और मजबूत बना रहा। भारत ने अपनी आवश्यकता के अधिकतर शस्त्र सोवियत संघ से प्राप्त किए। अस्थायी अनुमान के अनुसार भारत ने थल सेना के 60%, नौसेना के 70% और वायुसेना के 80% हथियार जो है सोवियत संघ से प्राप्त किए थे। यही नहीं, शीत युद्ध के दौर में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर दोनों देशों का रवैया एक जैसा ही रहा था। अब देखते हैं कि जो सोवियत संघ है उसका विघटन हो गया, तो उसके बाद जो तनाव उभरे भारत के साथ सोवियत संघ के यानी कि रशिया के, उसमें कैसे क्या हुआ उसके बारे में हम इसमें नज़र डालेंगे। सोवियत संघ के विघटन और रूस के उदय के साथ विदेश नीति के परंपरागत उद्देश्यों और लक्ष्यों में कई बदलाव आए। नए रूसी परिसंघ द्वारा विदेश नीति के नए सिद्धांतों और दिशा निर्देशों की तलाश के प्रयासों में 3 तत्वों के कारण भारत को रूस की नीतिगत दृष्टि से ओझल होना पड़ा। यानी कि भारत को पीछे अपनी विदेश नीति में ज़्यादा प्रायोरिटी रूस ने नहीं दी थी। पहला यह था कि राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने रूस की विदेश नीति को विचारधारा से मुक्त करने पर जोर दिया, जिसके फलस्वरूप भारत के प्रति देखो और प्रतीक्षा करो की नीति अपनाई गई। भारत के साथ नए संबंध व्यवहारिक और लचीलेपन पर आधारित थे और उनमें भारत के लिए अधिक समय देने की गुंजाइश नहीं थी। हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि देखो और प्रतीक्षा करो की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी या किस देश के प्रति कौन से देश ने अपनाई। तो इस तरह के पॉइंट हमें ध्यान रखते जाना है, ठीक है। दूसरा जो तत्व था वो था कि रूस के राजनेता 2 गुटों यानी कि पश्चिमी या फिर अटलांटिकवादी और एशिया पहले के बीच विभाजित थे। मिखाइल गोर्बाचोव तथा बोरिस येल्त्सिन दोनों अटलांटिकवादी थे और वे मार्शल योजना के नए संस्करण की मदद से रूसी अर्थव्यवस्था को नया रूप देना चाहते थे। तीसरा जो तत्व था वह था कि भारत के साथ संबंधों के बारे में रूस के विदेश मंत्री एंड्रेई कोज़िरेव के नेतृत्व में नए चिंतकों का गुट सामने आया, जिनकी नज़र में रूस की विदेश नीति और सुरक्षा संबंधी उद्देश्य प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान अधिक महत्वपूर्ण था। उनकी दलील थी कि इस्लामिक उग्रवाद से निपटने में पाकिस्तान रूस के लिए कारगर माध्यम साबित हो सकता है। 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में यही विचार हावी रहा। इसी कारण रूस का विदेश मंत्रालय भारत की तुलना में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की को ज़्यादा महत्व देता रहा। दूसरी ओर शिक्षाविद डूमा यानी कि संसद
रशिया की जो संसद है के सदस्य और रक्षा उद्योग का यह विचार बना रहा कि रूस को भारत के साथ अपने विशेष संबंध बनाए रखने चाहिए। उनकी राय में एक मजबूत भारत इस्लामिक उग्रवाद और अमेरिका की ध्वंस वाली स्थिति से निपटने में सहायक बन सकता है, परंतु यह वर्ग विदेश नीति के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर पाया। रूस की विदेश नीति में भारत विरोधी गुट के हावी बने रहने के कारण रूस के संक्रांति काल में दक्षिण एशिया नीति में भारी परिवर्तन आ गया। सोवियत संघ के अंतिम रूप से विघटन से एक महीना पहले नवंबर 1991 में सोवियत संघ ने अचानक संयुक्त राष्ट्र में पाक समर्थित उस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया जिसमें दक्षिण एशिया को परमाणु मुक्त अक्षेत्र बनाने की मांग की गई थी। यह भारत के लिए एक तरह का राजनीतिक सदमा था, क्योंकि इसका मतलब था कि पाकिस्तान के साथ साथ भारत को अपने परमाणु कार्यक्रम रोक देने होंगे। पाकिस्तानी प्रस्ताव के समर्थन का एक कारण पाकिस्तान समर्थित मुजाहिदीन गुटों के कब्जे से सोवियत युद्ध बंदियों को रिहा कराना था। दिसंबर 1991 में जब सोवियत संघ अंतिम सांसें ले रहा था तो अफगान मुजाहिदीनों का प्रतिनिधिमंडल है वो रूस आया। जनवरी 1992 में नई रूसी सरकार ने अफगानिस्तान में राष्ट्रपति मुजीब की सरकार के मुजाहिदीनों के खिलाफ लड़ाई के लिए सैनिकों, हथियारों और तेल की आपूर्ति पूरी तरह से रोक दी। भारत को एक बार फिर सोवियत यानी कि रूस की नीति के इस बदलाव पर आश्चर्य हुआ। भारत रूस संबंधों में तनाव लाने वाली एक और घटना रूस के अंतरिक्ष कार्यालय ग्लावकोस्मोस और भारत सरकार के बीच क्रायोजेनिक ईंधन और उसकी प्रौद्योगिकी खरीद के समझौते को लेकर हुई थी। 18 जनवरी 1991 को किए गए इस समझौते से भारत को अपने भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि GSLV कार्यक्रम को आगे बढ़ने के लिए रूसी क्रायोजेनिक इंजनों की तरल ऑक्सीजन प्रणोद प्रणाली की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिल सकती थी। जब अमेरिका ने MTCR के तहत रूस और भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की धमकी दी तो रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने कहा कि वे अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे, परंतु जब मई 1992 में अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए तथा और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी तो जुलाई 1993 में येल्त्सिन ने भारत को आपूर्ति रोकने को तैयार हो गए और समझौते का स्वरूप बदलकर केवल क्रायोजेनिक इंजन देने पर सहमत हुए और प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। इसके बदले ग्लावकोस्मोस को 95 करोड़ डॉलर से अधिक की भावी अमेरिकी अंतरिक्ष परियोजनाओं के लिए बोली लगाने का अधिकार मिल गया। उसी समय रुपया बनाम रूबल नाम के एक नए विवाद दोनों देशों के संबंधों पर पूरा प्रभाव डाल रहा था। भारत पर सोवियत संघ के हथियारों की खरीद का 12 अरब डॉलर से अधिक का कर्ज जमा हो चुका था। भारतीय कर्ज चुकाने को तैयार तो था, परंतु रूस की नई सरकार के साथ इस बात को लेकर विवाद हो गया कि किस मुद्रा में भुगतान किया जाए और उसकी विनिमय दर क्या हो। इस विवाद के चलते 1991-92 के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार ठप हो गया। लंबी बातचीत के बाद जनवरी 1993 में यह फैसला हुआ कि भारत 2005 तक हर साल 1 अरब डॉलर का सामान रूस को भेजेगा। बाकी का कर्ज 45 वर्षों तक ब्याज मुक्त भुगतान किया जाएगा। अभी हमने देखा कि दोनों देशों में जैसे सोवियत संघ का विघटन होते ही और रूस का निर्माण होते ही दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनमें थोड़ी खटास आ गई थी। फिर से क्या है, निकट सहयोग का दौर फिर से लौट गया। तो देखिए, कुछ समय में ही रूस को यह महसूस होने लगा कि मार्शल योजना के अंतर्गत पश्चिम से सहायता लेने की उसकी आशाएं सही नहीं थी। नाटो के विस्तार, बाल्कन संकट और अमेरिकी ध्वंस पट्टी की कई अन्य घटनाओं को देखकर रूस को अपनी विदेश नीति पर नए सिरे से विचार करना पड़ा। जिन लोगों ने एशियाई देशों के साथ संबंध बढ़ाने का समर्थन किया था वे सही साबित हो रहे थे। 1996 में जब पश्चिम समर्थक आंद्रेई कोजिरेव के स्थान पर येवगेनी प्रीमिकोव रूस के विदेश मंत्री बने तो भारत रूस संबंधों में तेजी से बदलाव आने लगा और एक बार फिर रूस की सामरिक प्राथमिकताओं के केंद्र में भारत फिर से आ गया। एक समय पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने परमाणु मसले पर भारत पर दबाव बनाया तो रूस ने भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ताओं के गुट के प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए 2 रूसी हल्के जल के परमाणु रिएक्टर बनाने का समझौता करके दोस्ती का नया संकेत दिया। इस समझौते से तमिलनाडु में कुंडनकुलम में 1000 मेगावाट क्षमता के हल्के जल के 2 परमाणु रिएक्टरों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। ऐसा लग रहा था कि रूस इस बार बाहरी दबाव के प्रभाव नहीं करेगा। 1998 में रूस ने परमाणु परीक्षण के लिए भारत की हालांकि निंदा की, परंतु उसके खिलाफ प्रतिबंध नहीं लगाए। इसके अलावा 1999 में कारगिल युद्ध में रूस ने भारत का
पूर्ण समर्थन किया और पाकिस्तान से अपनी सेनाएं नियंत्रण रेखा की अपनी तरफ वापस बुला लेने को कहा। राष्ट्रपति पुतिन ने सीमा पर आतंकवाद के सवाल पर वाजपेयी सरकार का पूरा समर्थन करते हुए पाकिस्तान से आतंकवाद का पूरा ढांचा नष्ट करने का अनुरोध भी किया। भारत को सोवियत संघ के विघटन के बाद जैसी सैनिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी थी वैसे अब नहीं झेलनी पड़ेंगी। 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में भारत की चिंता सोवियत संघ में बने सैनिक सामान के लिए अतिरिक्त पुर्जे प्राप्त करने को लेकर थी। सोवियत निर्मित उपकरणों के लिए अतिरिक्त पुर्जों के निर्माण की देश में व्यवस्था न होने के कारण भारत के सामने संकट पैदा हो गया। दूसरी ओर रूस द्वारा सैनिक हथियार देने से इनकार करने और भारतीय सैनिक व्यय में कटौती के कारण शीत युद्ध के दौरान पनपे भारत सोवियत संबंध कमजोर पड़ने लगे। वास्तव में 1990 के दशक के मध्य तक भारतीय आर्थिक प्रगति तथा रूस के सैनिक उद्योग की वित्तीय आवश्यकताओं के कारण भारत रूस के सैनिक सहयोग में सहज वृद्धि होने लगी थी। अब हम देखेंगे कि जो भारत और चीन है उसके संबंध स्वतंत्रता के समय से लेकर अब तक कैसे रहे हैं। भारत और चीन विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं हैं और इनकी गिनती ऐसे देशों में होती है जिनका नाम लंबे समय तक एक राष्ट्र के रूप में सतत विद्यमान रहने के लिए विश्व इतिहास में दर्ज है। दोनों देशों के बीच कई सदियों से सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। भारत और चीन के तीर्थयात्रियों तथा अन्य यात्रियों के बीच हुए बौद्धिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान से इन दोनों महान सभ्यताओं के बीच रिश्तों की गहरी जड़ें जम गईं। भारत की यात्रा पर आने वाले विश्व प्रसिद्ध यात्रियों में फाहियान, सुंग यून, हुएन सांग और आई सुंग शामिल हैं। चीन की यात्रा पर जाने वाले भारतीय हैं कुमारजीव, जिनगुप्त, जिनभद्र और बोधिधर्म। विश्व के आधुनिक इतिहास में भारत और चीन लगभग एक साथ स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरे। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और चीन 1949 में साम्यवादी देश के रूप में अस्तित्व में आया, परंतु पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के संबंधों में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है। 1950 के दशक में दोनों दोस्ती की पींगे मार रहे थे तो 1960 के दशक में युद्ध छिड़ गया। 1970 के दशक में दोनों में दूरी बनी रही और 1980 के दशक में संबंध फिर से सामान्य बनाने की कोशिशें हुई, परंतु 1990 के दशक में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से एशिया के दो ये बड़े देश विवाद सुलझाने और आपसी विश्वास तथा सहयोग बढ़ाने के प्रयासों पर आधारित नए संबंध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 2003 तक दोनों देश सीमा विवाद को एक तरफ रखकर दोस्ती बढ़ाने के प्रयास जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि मैत्री का प्रारंभ किस प्रकार हुआ, दोनों दोस्त किस प्रकार बने। स्वतंत्रता के तत्काल बाद भारत ने शीत युद्ध के दौर में गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। चीन ने पूर्व सोवियत संघ के साथ गहरे रिश्ते कायम किए, यानी कि सोवियत संघ के साथ चाइना ने गहरे रिश्ते कायम किए, परंतु इसका भारत चीन संबंधों पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन के साथ संबंध बनाए रखने को भारत के हित में ही मानते थे। नेहरू ने 1949 में जब चाइना स्वतंत्र हुआ था, साम्यवादी देश के रूप में चीन के उदय का तत्काल स्वागत किया और कहा कि विश्व समुदाय में चीन का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत चीन को मान्यता देने वाले पहले गैर कम्युनिस्ट देशों में से एक था तथा साथ ही उसने संयुक्त राष्ट्र में चीन की सदस्यता की जोरदार पैरवी की थी। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर बलपूर्वक कब्जा कर लिए जाने के बावजूद नेहरू चीन के साथ शांति और मैत्री बनाए रखने के पक्ष में थे। भारत ने चीन की कार्यवाही का विरोध किया, परंतु चीन ने इस विरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह साम्राज्यवादी ताकतों की शय पर किया जा रहा है। 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत आए तो उनका शानदार स्वागत किया गया। इससे पहले अप्रैल 1954 में भारत तथा चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में पंचशील के 5 सिद्धांत भी शामिल थे। नेहरू और चाउ एन लाई ने संयुक्त वक्तव्य में पंचशील का प्रतिपादन किया, जो बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्देशक सिद्धांत बन गए थे। इसके 3 माह बाद नेहरू ने चीन की यात्रा की थी। उन्होंने एशिया में शांति और स्थिरता के लिए दोनों देशों के बीच संबंध सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। लगभग 6 महीने बाद अप्रैल 1955 में अफ्रीका और एशियाई देशों के बांडुंग शिखर सम्मेलन में नेहरू और चाउ एन लाई की फिर से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने 2 महाशक्तियों के बीच चल रहे शीत युद्ध के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की पेचीदगियों से निपटने में विकासशील देशों द्वारा एक समान दृष्टिकोण अपनाने के बारे में विचार विमर्श किया।
चीन द्वारा गुटनिरपेक्ष देशों की सद्भावना प्राप्त करने में नेहरू का योगदान रहा, क्योंकि भारत चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने की निरंतर पैरवी कर रहा था। इसलिए कई अन्य विकासशील देशों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। कुछ विशेषज्ञों ने चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के लिए नेहरू के समर्थन की आलोचना भी की, किंतु कुछ अन्य लोगों का मानना था कि नेहरू की चीन नीति से कम 15 वर्ष तक भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर शांति बनी रही। अब दोनों देशों के संबंधों में खटास क्यों आई? 1950 के दशक के अंत तक पंचशील और बांडुंग सम्मेलनों की भावना तिरोहित हो गई। सीमा समस्या और कश्मीर की स्थिति पर दोनों देशों की मत विभिन्नता से आपसी रिश्तों में खटास आने लगी। चीन ने अचानक सीमा का मुद्दा उछाल दिया और कहा कि भारत तथा चीन के बीच कोई सीमा समझौता नहीं है, और उसने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही चीन ने यह भी दावा किया कि कश्मीर का एक्साई चीन क्षेत्र मूल रूप से चीन के सिंकियांग प्रांत का भाग है। अपनी कश्मीर नीति को बदलकर वह भारत के साथ कश्मीर के विलय को चुनौती देने लगा। कश्मीर के बारे में चीन के बयानों में दो बातें सामने आई। पहली, उसने कश्मीर को विवादित क्षेत्र माना, और दूसरी, कश्मीर में आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया। एक्साई चीन में विवादास्पद सड़क के निर्माण और सीमा पर झड़पें अंततः युद्ध में बदल गई और अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। 1962 के भारत चीन युद्ध के कई परिणाम सामने आए। पहला तो यह था कि इससे देश तथा विदेशों में नेहरू की छवि और मान सम्मान को गहरी ठोस लगी। आदर्शवादी विदेश नीति और देश की आन में बचा पाने के लिए देश के भीतर उनकी आलोचना हुई। साथ ही विकासशील देशों के नेता के रूप में भारत की छवि को दाग लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत को गुटनिरपेक्ष नीति से समझौता करके पश्चिम, विशेषकर अमेरिका से सैनिक मदद मांगनी पड़ी। तीसरा परिणाम यह हुआ कि इस हार के कारण भारतीय सैनिकों का मनोबल भी गिर गया। इसके अलावा भारत को अपने 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, यानी कि 35,000 वर्ग किलोमीटर पूर्वोत्तर क्षेत्र और 3,000 वर्ग किलोमीटर पश्चिमी क्षेत्र से हाथ धोना पड़ा। यही नहीं, चीन भारत के पूर्वी क्षेत्र में लगभग 95,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर भी अपना दावा करता है। भारत और चीन के संबंधों में उतार चढ़ाव। देखिए, 1962 की लड़ाई के बाद लगभग 14 साल तक भारत और चीन दोनों एक दूसरे से कटे रहे। 1976 में जाकर जब दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते फिर से कायम हुए। इन 14 वर्षों में भारत के प्रति चीन का रवैया शत्रुतापूर्ण रहा। 1962 के आक्रमण के 6 महीने के भीतर ही उसने पाकिस्तान के संबंध सुदृढ़ कर लिए। 1963 में चीन और पाकिस्तान ने एक सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में यह भी प्रावधान था कि कश्मीर समस्या में 3 पक्ष भारत, पाकिस्तान और चीन शामिल है, जबकि पाकिस्तान ने अधिकृत कश्मीर का एक हिस्सा चीन को सौंप दिया। 1964 में चीन ने परमाणु विस्फोट किया। पाकिस्तान ने भारत पर चीन के आक्रमण और उसके साथ नई मैत्री संधि और उसके परमाणु शक्ति बनने से प्रोत्साहित होकर 1965 में भारत के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। हालांकि आशंका यह थी कि चीन भी इस युद्ध में कूदेगा, परंतु उसने सैनिक और नैतिक समर्थन तक ही अपने को सीमित रखा। लगता है कि चीन सोवियत संबंध बिगड़ने और अमेरिका तथा चीन के साथ चल रही तनातनी के कारण चीन पाकिस्तान के पक्ष में युद्ध में कूदने से दूर रहा। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की करारी हार और बांग्लादेश के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय के बाद दक्षिण एशिया में भारत की छवि बदल गई। साथ ही कृषि तथा उद्योग के क्षेत्र में प्रगति। 1976 में परमाणु क्षमता के प्रदर्शन के फलस्वरूप भारत इस क्षेत्र में आत्मविश्वास से संपन्न लोकतंत्र के रूप में स्थापित हो गया। वियतनाम युद्ध की समाप्ति और 1975 में दोनों वियतनामों के विलय से घोर शीत युद्ध का पहला दौर समाप्त हो गया। इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चीन के साथ संबंध सामान्य बनाने के प्रयास शुरू किए। इस दिशा में पहला कदम था दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध कायम करना। विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी के.आर. नारायण की पहले राजदूत के रूप में नियुक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण थी। इससे यह संदेश गया कि भारत चीन के साथ संबंध सुधारने के प्रति गंभीर है। केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार के दौरान भी चीन के साथ संबंध सामान्य बनाने की प्रक्रिया जारी रही। तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1979 में चीन की यात्रा की और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की। चीन की ओर से संबंध सुधारने की भारत की इच्छा के लिए अनुकूल प्रतिक्रिया हुई। चीन में
तंग जियाओफंग के सत्ता में आने तथा अर्थव्यवस्था सहित कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व सुधार लाने की उनकी नीति के रचनात्मक परिणाम सामने आए, जिनसे भारत चीन संबंधों को बढ़ावा देने के प्रयासों को बल मिला। 1980 के दशक में आपसी रिश्तों में गति आने लगी, जब दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को हल करने के लिए अधिकारी स्तर की कई बार बातचीत हुई। वास्तव में सीमा मसले पर यह बातचीत मई 1980 में इंदिरा गांधी और चीन के प्रधानमंत्री हुआ गुआफंग के बीच सार्थक वार्ता का परिणाम थी। दोनों नेताओं ने सीमा वार्ता को आगे बढ़ाने तथा एशिया में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से आपसी संबंध सुधारने पर सहमति व्यक्त की थी। चीन के प्रधानमंत्री 1981 में भारत आए, जिससे दोनों देशों के बीच विचार विमर्श में तेजी आई। 1981 से 1986 के बीच सीमा वार्ता के 7 दौर हुए, जिसमें भारत चीन संबंधों की जड़ता पूरी तरह मिट गई। हालांकि समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। अब दोनों देशों के बीच संबंध थोड़े सुधरने लगे तो प्रयासों में और भी तेजी की गई। वास्तव में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध कायम हो जाने और सीमा वार्ता के कई दौर चलने के बावजूद सरहद पर छोटी मोटी झड़पें होती रहीं। 1987 में सीमा वार्ता के 7वें दौर के बाद भी सुंग-दोरांग-चू घाटी में भारतीय सीमा के इस ओर से चीन की घुसपैठ सीमा पर तनाव की एक बड़ी मिसाल है। परंतु इंदिरा गांधी की मृत्यु और राजीव गांधी के सत्ता में आने पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में काफी बदलाव दिखाई देने लगा। पूर्व सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचोव के सत्ता संभालने के बाद महाशक्तियों की होड़ के स्थान पर समझौते और सहयोग की अभूतपूर्व भावना उभरने लगी। शीत युद्ध समाप्त हो जाने से सबकी निगाहें दोनों महाशक्तियों पर लगी थी और चीन और भारत अपने संबंधों को नया रूप देने लगे। 1988 में राजीव गांधी की ऐतिहासिक चीन यात्रा ने दोनों देशों के नेताओं की यात्राओं के लिए नए द्वार खोल दिए। ये 34 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली चीन यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान पहली बार दोनों पक्ष सीमा पर तनाव कम करने के लिए संयुक्त कार्यदल बनाने पर सहमत हुए। इससे भी यह बड़ी बात यह थी कि दोनों देशों के नेताओं ने आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग के रिश्ते मजबूत बनाने पर फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप भारत और चीन के बीच वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग और शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। अक्टूबर 1989 में चीन के उप प्रधानमंत्री वू जेक्युआन और दिसंबर 1991 में प्रधानमंत्री ली फंग की भारतीय यात्रा से दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध सुधारने की प्रक्रिया में और तेजी आई। अब देखते हैं शीत युद्ध के बाद का घटनाक्रम। 1993 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की चीन यात्रा होने तक समूचा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बदल चुका था। सोवियत संघ विघटित हो चुका था और शीत युद्ध पूरी तरह समाप्त हो गया। नई विश्व राजनीतिक परिस्थितियों में सभी देश अपनी अपनी विदेश नीति की नई परिभाषाएं तलाश रहे थे। नरसिम्हा राव की यात्रा के एक महत्वपूर्ण प्रतिफल के रूप में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके लगभग एक वर्ष बाद नवंबर 1996 में चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन भारत आए। इस यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 4 समझौते किए गए और दोनों देशों के बीच विश्वास पैदा करने के उपाय करने पर भी सहमति हुई। परंतु मई 1998 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद संबंधों में फिर खटास आ गई। रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने चीन को भारत के लिए खतरा बताने के बयान से चीन नाराज हो गया। चीन की बढ़ती हुई परमाणु शक्ति को देखते हुए भारत के परमाणु परीक्षण को सही ठहराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को भेजे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पत्र के लीक हो जाने से भी चीन का गुस्सा बढ़ गया। भारत ने चीन की नाराजगी दूर करने की दिशा में कई कदम उठाए। जुलाई 2000 में अपनी चीन यात्रा के दौरान विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने चीनी नेताओं को आश्वासन दिया कि भारत को चीन की ओर से कोई खतरा नहीं है। परंतु इसके बाद अधिकारी स्तर की बातचीत होने लगी, जिसकी परिणति जनवरी 2000 में चीन के प्रधानमंत्री जू रोंगी की भारतीय यात्रा के रूप में हुई। भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन के प्रधानमंत्री को एक बार से फिर से यह स्पष्ट किया कि भारत को चीन से किसी तरह के खतरे की आशंका नहीं है और इस बात पर बल दिया कि भारत को भी यह विश्वास है कि चीन भारत को अपने लिए खतरा नहीं मानता। इस यात्रा की उल्लेखनीय उपलब्धि थी आतंकवाद का सामना करने के लिए परामर्श तंत्र की स्थापना। दोनों नेताओं ने आपस में आर्थिक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। 2003 से पहले
2003 में पहले रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और फिर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की सफल यात्राएं की, जिनसे आपसी रिश्ते मजबूत बनाने में मदद मिली। वाजपेयी की यात्रा के दौरान सीमा मसले पर सावधानी और सतर्कता के साथ विचार करने पर सहमति हुई। अब नज़र डालते हैं भारत और जापान संबंधों पर, यानी कि भारत के जो संबंध है जापान के साथ कभी खराब भी नहीं रहे और बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं रहे। मतलब कि आपसे जो रिश्ते थे वो बहुत ही कम थे, उनको गहरा और प्रगाढ़ समय के साथ किया गया। भारत और जापान के रिश्ते सदियों से पुराने हैं। जापान सबसे पहले सम्राट केमेई के राज्यकाल में भारत के संपर्क में आया। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। एक सूत्र के अनुसार कोरिया ने सन 552 में बुद्ध की एक प्रतिमा और बौद्ध ग्रंथि की एक प्रति भेंट करके जापान के प्रति सम्मान प्रकट किया। इस तरह जापान में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ। इसके बाद अनेक भारतीय बौद्ध भिक्षु जापान गए, जिससे दोनों देश एक दूसरे के निकट आए। प्रारंभिक संपर्क भले ही धर्म के माध्यम से हुआ हो, परंतु 19वीं सदी के अंत तक जापान और भारत के बीच व्यापारिक रिश्ते भी पनप चुके थे। यद्यपि उस समय भारत इंग्लैंड के साम्राज्यवादी शासन के अधीन था, परंतु अब जापान अपने यहाँ औद्योगिकरण को बढ़ावा देने में भारत के योगदान को महत्वपूर्ण मानता था। इस बीच जापान के लोगों के मन में भारत के राष्ट्रवाद के प्रति सम्मान का भाव पैदा हो चुका था और भारत के नेता जापान की औद्योगिक प्रगति को एशिया के उपनिवेशों के लिए प्रेरणा का स्रोत मानते थे। 1904-5 के युद्ध में रूस पर जापानी विजय से 1857 से उभर रहे भारतीय राष्ट्रवाद को बल मिला। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनेक नेताओं ने जापान में अपनी गतिविधियां चलाकर स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाया। स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में कांग्रेस जापान की कुछ नीतियों, विशेषकर चीन के मंचूरिया प्रांत पर आक्रमण की आलोचना की, परंतु जब दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने पश्चिमी उपनिवेशवाद ताकतों को पराजित किया तो भारत सहित कई एशियाई उपनिवेशों की जनता को बड़ी खुशी हुई। अनेक भारतीय राष्ट्रवादी दलों, विशेषकर गदर पार्टी और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के जापानी संबंधों से भारत को स्वतंत्र कराने में मदद मिली। जापान के लोगों के लिए भारत हमेशा एक सुंदर और पुरानी सभ्यता तथा समृद्ध संस्कृति वाला देश और बौद्ध धर्म की जन्मभूमि रहा है। आज़ादी के संघर्ष के दौरान नोबेल पुरस्कार प्राप्त कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में अनेक बंगाली विद्वानों ने ओकाकुरा तेनशिन जैसे जापानी बुद्धिजीवियों और कलाकारों से बराबर संपर्क बनाए रखा। महात्मा गांधी के अहिंसा के दर्शन को भी जापान में काफ़ी सहारा मिला। अब देखते हैं महायुद्ध के बाद का दौर, यानी जब दोनों विश्व युद्ध खत्म हो चुके थे, उसके बाद भारत और जापान के संबंधों में किस प्रकार परिवर्तन हुआ। भारत और जापान के संबंधों में वास्तविक सुधार दूसरे महायुद्ध के तत्काल बाद देखने को मिला। जापान एक पराजित देश था, उस पर अमेरिकी सेना का कब्जा था। बहुत से जापानियों पर युद्ध अपराधों के लिए मुकदमे चलाए जाने थे। टोक्यो सैनिक पंचांग में भारतीय जज राधा विनोद पाल ने विजेता देश की न्याय भावना पर आपत्ति करते हुए असहमति प्रकट की, जिससे वे लाखों जापानी लोगों के स्नेह पात्र बन गए। ऐसे समय में जब भारत विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने में सफल हो चुका था, तो जवाहरलाल नेहरू ने परमाणु बम की मार और युद्ध के विनाश को झेल चुके जापान को गहरे सहानुभूति से देखा। युद्ध की समाप्ति के दौरान फौरन बाद जब जापान अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था, तो भारत ने जापान को कच्चा लोहा देने की पेशकश की, जो उस समय जापान के पुनर्निर्माण के लिए बहुत उपयोगी था। नेहरू ने अमेरिका की शय पर जापान के साथ होने वाली शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया और जापान से प्रत्यावर्तन व्यय का दावा भी छोड़ दिया। भारत ने अप्रैल 1952 में ही एक अलग शांति संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें जापान के प्रति सभी प्रत्यावर्तन दावे माफ कर दिए गए हैं। जापान ने नए संविधान के अंतर्गत देश की राजनीति को नया स्वरूप देने और आर्थिक विकास को फिर से पटरी पर लाने का काम शुरू किया, तो भारत ने उसके साथ सहयोगपूर्ण संबंध बनाने की पेशकश भी की। नवंबर 1955 में दोनों देशों के बीच विमान सेवाओं के लिए समझौता हुआ और इसके बाद अक्टूबर 1956 में सांस्कृतिक समझौते तथा फरवरी 1958 में व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जून 1960 में दोहरे कराधान से बचने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। फरवरी 1966 में भारत जापान व्यापार समिति गठित की गई। अब देखते हैं कि शीत युद्ध में दोनों देशों के बीच कैसी विदेश नीति रही।
1949 में साम्यवादी चीन के उदय, 1950 में कोरिया युद्ध की शुरुआत तथा हिंद चीन अक्षेत्र में साम्यवादी या राष्ट्रवादी उभार के कारण शीत युद्ध एशिया तक पहुंच गया था। अमेरिका को जापान को शीत युद्ध में अपना सहयोगी बनाने के लिए विवश होना पड़ा और इसी से भारत जापान संबंधों का स्वरूप तय होने लगा। जापान की विदेश नीति अमेरिका के साथ उसके गठजोड़ और 1954 की जापान अमेरिका सुरक्षा संधि से प्रभावित हो रही थी। इसलिए दोनों ने गुटनिरपेक्षता नीति का अनुसरण किया। इसलिए भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण किया। गुट सापेक्ष जापान तथा गुटनिरपेक्ष भारत के बीच काफ़ी राजनीतिक मतभेद थे। गुट सापेक्ष यानी कि जापान तो अमेरिका के गुट में था ही, लेकिन भारत क्या था? गुट निरपेक्ष था, किसी भी गुट में नहीं था। तो दोनों देशों के बीच क्या है? राजनीतिक मतभेद थे। उदाहरण के लिए कोरिया युद्ध और वियतनाम युद्ध के बारे में जापान और भारत का दृष्टिकोण भिन्न था और भारत को तब यह आश्चर्य हुआ जब जापान ने पुर्तगाली सरकार से गोवा की मुक्ति का भी समर्थन नहीं किया। जिस देश ने साम्यवादी शिकंजे से वियतनाम और कोरिया की मुक्ति का समर्थन किया था, वह इस तथ्य को नहीं समझ पाया कि गोवा को खून का एक भी कतरा बहाए बगैर मुक्त कराया गया। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते राजनीतिक मतभेदों का असर जापान भारत संबंधों पर भी पड़ा, क्योंकि जापान की विदेश नीति विश्व मामलों पर पश्चिमी, विशेष तौर पर अमेरिका दृष्टिकोण द्वारा निर्धारित होती थी। तब भी जापान के कुछ लोग भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति और विकासशील देशों के लिए उसकी भूमिका को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। हालांकि जापान के लिए युद्ध के बाद की स्थिति में अमेरिका के प्रभाव के कारण ऐसी नीति अपनाना कठिन हो गया था। असल में जापान भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राजनीतिक मतभेदों के बावजूद उसे उभरती हुई एशियाई शक्ति और विकासशील देशों के लिए चीन से बेहतर मॉडल मानता था। परंतु 1962 में चीन से पराजय झेलने पर जापान को निराशा हुई और जापान की विदेश नीति की प्राथमिकताओं में भारत का दर्जा गिर गया। उसके बाद राजनीतिक संबंध कमजोर हो गए। चिंता की बात यह थी कि भारत चीन युद्ध में जापान तटस्थ बना रहा। हालांकि अमेरिका ने सैनिक सहायता से भारत के अनुरोध को मान लिया। यही नहीं, 1965 के भारत पाक युद्ध के समय जापान ने भारत को सहायता और ऋण सुविधाएं बंद कर दी। 1970 के दशक के प्रारंभिक वर्षों की घटनाओं के फलस्वरूप सामरिक मामलों में सोवियत संघ के साथ भारत की राजनीतिक एकता बढ़ती गई। जैसे भारत के साथ जापान के संबंधों की खाई और चौड़ी हो गई। जापान ने बांग्लादेश की मुक्ति का समर्थन नहीं किया और न ही उसने भारत के शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोटों की पुष्टि की। जापान का सोवियत संघ के साथ सीमा विवाद था और उसे वियतनाम के कैमरन खाड़ी के सक्रिय सोवियत नौसेना से अपने समुद्री मार्गों के लिए खतरा दिखाई देता था। इसलिए 1971 में भारत पाक युद्ध और 1974 के परमाणु परीक्षण पर जापान का दृष्टिकोण सोवियत संघ के साथ अपने संबंधों तथा शीत युद्ध के पहलुओं से प्रभावित था। यदि परमाणु परीक्षणों के बारे में जापान की तीखी प्रतिक्रिया परमाणु समस्या पर उसके सैद्धांतिक रवैये पर आधारित होती, तो वह 1978 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत तथा कुछ अन्य देशों द्वारा रखे गए उस प्रस्ताव पर मतदान से अनुपस्थित न रहता, जिसमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी को मानवता के खिलाफ अपराध बताया गया था। वास्तव में जापान और भारत के बीच शीत युद्ध से जुड़े मतभेद इतने गहरे थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी ठोस मसले पर वे एक दूसरे के पक्ष में खड़े दिखाई नहीं देते थे। राजनीतिक मतभेद जारी रहने के साथ साथ आर्थिक क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच कोई सार्थिक आदान प्रदान नहीं हो रहा था। युद्ध के बाद जापान ने अपने आर्थिक पुनर्निर्माण तथा विकास पर ध्यान दिया और उसे सफलता भी मिली। उस दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था जड़ता की स्थिति में थी। भारत की अर्थव्यवस्था में आयात कम करने पर जोर दिया जा रहा था, जो जापान के लिए भारत के साथ आर्थिक रिश्ते बढ़ाने की दृष्टि से उत्साहजनक नहीं था। व्यापारिक रिश्ते बहुत कम थे। यही हाल पूंजी निवेश का था। हालांकि भारत जापान से अधिक सरकारी विकास सहायता लेने वाले देशों में से था, परंतु सहायता की राशि में 1980 के दशक के मध्य तक जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में जापान की यात्रा की, कोई वृद्धि नहीं हुई। यानी कि भारत के जो जापान के साथ संबंध थे शीत युद्ध तक ठीक नहीं थे। अब शीत युद्ध के बाद देखते हैं कि दोनों देशों के जो विदेश नीति में क्या परिवर्तन हुए और दोनों देशों के आपसी संबंध कैसे बदले।
विश्व युद्ध की समाप्ति और भारत की आर्थिक उदारीकरण की नीति ने भारत और जापान के लिए नए रचनात्मक संबंध कायम करने के अवसर पैदा किए। व्यापार, विनिवेश, सेवा और तेजी से पनप रही सूचना प्रौद्योगिकी सहित अनेक आर्थिक क्षेत्रों के सहयोग के नए द्वार खुल गए। जापान जल्दी ही व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग में भारत के सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक हो गया। भारत और जापान का कुल व्यापार 1970 में 50 करोड़ डॉलर से बढ़कर 1997 में लगभग 4 अरब डॉलर तक पहुंच गया। 1986 से 1998 तक, जब परमाणु परीक्षणों के कारण जापान ने सरकारी विकास सहायता रोक दी, जापान भारत के लिए सबसे बड़ा सहायतादाता देश था। यानी कि जब दूसरा परीक्षण हुआ तो जापान ही सबसे बड़ा सहायता देश था। 1997 में जापान ने भारत को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की सहायता दी। पूंजी निवेश के क्षेत्र में भारत में जापान का प्रत्यक्ष निवेश 1993 में 39 लाख डॉलर था, जो बढ़कर 1997 में 5 करोड़ 32 लाख डॉलर हो गया। नई शताब्दी के शुरू होने तक जापान भारत में 5वां सबसे बड़ा निवेशक बन चुका था। अब तक जापान इस तथ्य को स्वीकार कर चुका था कि भारतीय परमाणु शक्ति संपन्न जो देश है भारत, दोनों देशों की प्रमुख नेताओं की आपसी यात्राओं से द्विपक्षीय संबंधों में और भी गति आ गई। अब देखिए, मुख्य रूप से हमारी जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम देख लेते हैं सारांश में हम एक बार फिर से जो मुख्य बिंदु है उन पर नजर डालेंगे कि तीनों देशों के साथ हमारी जो विदेशी नीति है भारत की वो किस प्रकार रही है। शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन से भारत रूस संबंधों के लिए अप्रत्याशित समस्याएं पैदा हुई थी। परंतु दोनों देश एक बार फिर एक दूसरे के साथ संबंध मजबूत बनाने में कामयाब हो गए। आपसी हितों के नए समन्वय में शीत युद्ध के दिनों में तर्क और संदर्भ नदारद है। नई पनपती सामरिक सहभागिता के कारण भारत को रूस की सेना तथा वहां के उद्योगों से बड़े पैमाने पर परंपरागत हथियार और सैनिक साज सामान खरीदने का मौका मिला है। इसके अलावा बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, धार्मिक उग्रवाद, नशीले पदार्थ के अवैध व्यापार तथा छोटे हथियारों की खरीद जैसे मसलों पर भारत और रूस का दृष्टिकोण एक जैसा है। रूस भारत के परमाणु शक्ति के रूप में उदय का विरोधी नहीं है। कश्मीर मसले पर उसका भारत को बिना शर्त समर्थन जारी है। परंतु पूर्व सोवियत संघ के साथ रिश्तों की तुलना में रूस के साथ भारत के संबंध कम हैं। जनता से जनता तक के संबंध बहुत सीमित हैं और बहुत कम संख्या में कार्मिकों का अथवा शैक्षिक आदान प्रदान हो रहा है। दोनों देशों के बीच गैर सैनिक व्यापार एक वर्ष में मात्र 1 अरब 40 करोड़ डॉलर का होता है और यह मुख्य रूप से भारत से वस्त्र, चमड़ा और दवाओं के निर्यात तक सीमित है। 1950 के दशक में चीन के साथ भारत की गहरी दोस्ती जल्द ही कड़वाहट में बदल गई, जब चीन ने दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया और बाद में 1962 में भारत पर आक्रमण करके बहुत बड़े भारतीय भूभाग पर कब्जा जमा लिया। परंतु समय बीतने के साथ यह कड़वाहट अतीत का विषय बन गई। 1980 के दशक में दोनों देशों ने संबंध सामान्य बनाने के लिए कई कदम उठाए। आज चीन के साथ भारत के संबंध पहले की तुलना में काफी बेहतर है। दोनों देशों का वार्षिक व्यापार 5 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच चुका है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आतंकवादी खतरों के जारी रहने पर दोनों देश समान रूप से चिंतित हैं। 1990 के दशक के प्रारंभ से दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर राजनीतिक विचार विमर्श भी लगातार होता रहा है। दोनों देशों के अधिकारी समय समय पर सीमा विवाद पर बातचीत करते हैं, परंतु सीमा विवाद बहुत जल्दी हल होता दिखाई नहीं देता है। जनसंहारक हथियारों के क्षेत्र में पाकिस्तान के साथ चीन के सहयोग पर भारत की चिंता बराबर बनी हुई है। मिसाइल विकास के लिए उत्तर कोरिया और पाकिस्तान में सहयोग भी चीन की जानकारी में हो रहा है। दूसरी ओर भारत में तिब्बती अल्पसंख्यकों के रहने पर चीन खुश नहीं है। उसे अमेरिका के साथ संबंधों, विशेष तौर पर सैनिक सहयोग पर भी ऐतराज है। यह भी लगता है कि मिसाइल रक्षा के मामलों में अमेरिका के प्रति भारत का खुला समर्थन भी चीन को पसंद नहीं है। इसके बावजूद चीन और भारत ने 2003 में फैसला किया कि वे अतीत को भुलाकर भारत चीन संबंधों को आगे बढ़ाने में तेजी लाएंगे। अब बात करते हैं जापान की। जापान यद्यपि 1950 के दशक से भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी देश रहा है, परंतु शीत युद्ध के दौर में दोनों देशों के बीच राजनीतिक और रक्षा संबंध बहुत कम रहे। शीत युद्ध की समाप्ति से भारतीय और जापानी नेताओं के बीच परस्पर विचार विनिमय में तेजी आई, परंतु पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षणों के फलस्वरूप दोनों देशों में फिर से तनाव हो गया। जब मई 1998 में भारत
घोषित परमाणु शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया तो भारत तथा जापान अपने राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा संबंधों को नया रूप देने की दहलीज पर थे। परंतु आर्थिक क्षेत्र में सहयोग का सुधरा हुआ स्तर इस मामले में अपार संभावनाओं को देखते हुए बहुत कम था। यदि जापान की नज़र से देखा जाए तो उसके कुल विश्व व्यापार में भारत के साथ व्यापार का हिस्सा 1% से भी कम है। परंतु परमाणु परीक्षण पर जापान की तीखी और कठोर प्रतिक्रिया से काफ़ी समय तक भारत जापान संबंधों पर ताला पड़ गया था। परंतु 1999 के शुरू में जापान के पूर्व विदेश मंत्री तारो नाकायामा भारत आए और उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री का पत्र भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया। इसके बाद उस स्तर पर फिर से विचार विमर्श शुरू होने के फलस्वरूप दोनों देशों के बीच संबंधों के नए दौर का सूत्रपात हुआ। 2000 में भारत के रक्षा मंत्री की जापान यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई। भारत और जापान की नौसेनाओं के संयुक्त अभ्यास इस तथ्य के परिचायक हैं कि दोनों देश 21वीं सदी में राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा के क्षेत्र में गहरे रिश्ते बनाने को कृत संकल्प हैं। भारत और अमेरिका एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं, जिससे जापान के साथ भारत के संबंधों को मजबूत होने की संभावना है। भारत और जापान के लिए फारस की खाड़ी, हिंद महासागर और एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता के महत्व को दोनों देश पहचान रहे हैं। जापान अब भारत को एशिया की एक उभरती हुई शक्ति मानता है। 21वीं सदी में भारत जापान संबंधों की गहनता और स्वरूप का विश्व में, विशेष तौर पर एशिया में शांति और स्थिरता कायम करने की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व होगा। इस प्रकार ये यूनिट हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए सीधे के सीधे क्वेश्चन यहाँ से पुट हो रहे हैं। और इसी के साथ थैंक यू।